नमस्कार। त्रिशला फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने इस एजुकेशनल सीरीज में सर्बल पाल्सी बच्चों के पैरों में होने वाली समस्याओं के बारे में बात किया, कमर के बारे में बात किया। अब हम बात करेंगे हाथों का सर्बल पाल्सी बच्चों के जीवन में क्या इम्पोर्टेंस है, कैसे असेसमेंट करें, क्या क्या समस्याएं होती हैं, उनका इलाज कैसे करें। हाथ दूसरों अंगों की तुलना में मस्तिष्क के अधिक क्षेत्र में स्थित होता है। इसका मतलब कि हाथों का जो रिप्रेजेंटेशन ब्रेन में होता है सबसे ज्यादा होता है। ये खुद अपने आप में दर्शाता है कि हाथों का शरीर में कितना योगदान है। हाथ हमारी दैनिक दिनचर्या के लिए बहुत जरूरी होता है। सेरेब्रल पाल्सी के लगभग 50% बच्चों में हाथों की समस्याएं होती है। दैनिक जीवन की गतिविधियों को अंजाम देने में पैरों की अपेक्षा हाथों की गतिविधियां बहुत अधिक महत्वपूर्ण होती है। इसलिए हाथों पे हमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत होती है, लेकिन पैरों की बजाय हाथों के कार्य ज़्यादा जटिल होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, कई सारे इंटीग्रेशंस होते हैं और उन्हें काफ़ी उच्च समन्वय और नियंत्रण की ज़रूरत होती है। और जो हम मानते हैं कि आत्मनिर्भरता के लिए हाथों से काम करने की क्षमता सबसे अधिक जरूरी होता है। हाथों में क्या क्या समस्याएं होती हैं इसके बारे में अब बात करते हैं। सबसे पहली समस्या होती है ताकत की कमी, मस्कुलर वीकनेस। सेंसेशन होता है, संवेदना जो होती है उसमें गड़बड़ी होना, विशेषता आकार को ना पहचान पाना। जो पुराने प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस होते हैं उनका परसिस्ट करना। डिस्टोनिक मूवमेंट जो होते हैं वो सेरेब्रल पाल्सी के लिए ज़्यादा मुश्किल होता है हाथों के लिए। और चुनी हुई मोटर गतिविधियों के खराब नियंत्रण। तो ये जो 5 समस्याएं होती हैं ये हाथों में ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है। ताकत की कमी, संवेदना की गड़बड़ी, प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस का बना रहना, डिस्टोनिया, चुनी हुई मोटर गतिविधियों को ना कर पाना। अब हमारे पास जो हाथों के बारे में जो हम अभी प्रेजेंटेशन देंगे उसको 3 पार्टों में हम लोगों ने बांटा है। फर्स्ट पार्ट में हम लोग जो सेरेब्रल पाल्सी में हाथों की प्रॉब्लम्स होती है उनका आकलन कैसे करें, असेसमेंट कैसे करें, उनके बारे में चर्चा करेंगे। दूसरे लेक्चर में हम लोग थेरेपी और ब्रेस के बारे में चर्चा करेंगे, कैसे थेरेपी की जाए, कैसे इनकी एक्टिविटीज में ट्रेनिंग किया जाए। और तीसरे पार्ट में जिन बच्चों को एक इंटरवेंशन की जरूरत होती है उस इंटरवेंशन में बॉटुलिनम टॉक्सिन और सर्जरी के बारे में बात करेंगे। असेसमेंट के लिए माता पिता से हाथ को दैनिक क्रिया के लिए बच्चा कैसे इस्तेमाल करता है, इससे जो विवरण हमें मिलती है उससे बहुत अच्छा खासा असेसमेंट हो जाता है। और घर पर हाथ की गतिविधियों की अच्छी क्वालिटी की जो वीडियो हमें मिल जाए तो उसका मूल्यांकन करके हाथों के बारे में बहुत सारी जानकारी हमको मिल सकती है। वीडियो लेते समय सामने और साइड से वीडियो लेना है और एक अच्छी लाइट में लेना है। और जो भी गतिविधियां कर सकता बच्चा उस सभी गतिविधियों को रिकॉर्डिंग करके उसको भेजते हैं तो असेसमेंट करना थोड़ा सा आसान हो सकता है। उसमें हमको ये भी देखना होता है कि हाथ और पाँव की स्थिति क्या है। बच्चा छोटा है तो गोद में लेकर के देखते हैं कि हाथ पाँव की ताकत कितनी है और जो कार्य करने की प्रक्रिया है उसमें क्या कमी है। सेंसरी प्रॉब्लम्स हैं, मोटर प्रॉब्लम, उनका भी असेसमेंट हम लोग करते हैं। शुरुआत हम सेंसरी एग्जामिनेशन से करते हैं। सभी लोग जानते हैं कि सेंसरी में बहुत सारी चीजें होती हैं। टच करना, छूना, वाइब्रेशन मतलब झंझनाहट जो होती है उसके बारे में पता करना, टेम्परेचर, दर्द के बारे में पता करना, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, स्टीरियोग्नोसिस एंड प्रॉपर सब्सटेंस होता है। सीपी बच्चों के हाथ में जो 2 बिंदु के बीच में जो भेदभाव होता है और किसी भी वस्तु के आकार की पहचान करने की संवेदना की समस्या सबसे अधिक होती है। अब हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। ये मैंने सामने आपके स्लाइड में दिख रहा होगा। 2 पॉइंट्स पे हमने एक चीज को देखा है और दोनों के डिफरेंस में देखते हैं कि कितने डिस्टेंस पे वो बच्चा उसको पहचान पाता है। इसको 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं।
स्टेरोग्नोसिस का मतलब होता है हाथ में रखी वस्तु के आकार को पहचान करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसको करने के लिए बच्चे की आंख को बंद कर देते हैं, बच्चों को 12 वस्तुएं देते हैं, उनके आकार बनावट के आधार पर नाम देने को बोलते हैं। ये सामने आप स्लाइड पे आप देखेंगे, ये कई तरीके के ऑब्जेक्ट्स हैं, 12 ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके शेप, साइज, नाम, जो भी जिस तरह से बच्चा पहचान सकता है उसके बारे में नोट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसका स्टेरोग्नोसिस कितना सही है। उसके आगे जो इम्पोर्टेंट चीज होती है प्रोप्रियोसेप्शंस। प्रोप्रियोसेप्शंस का मतलब होता है कि ज्वाइंट पोजीशन, हमारे जोड़ की अवस्था कहाँ पे है, माने एनवायरनमेंट में कोई भी चीजें हमारी एक्सट्रीमिटी का रखा हुआ है, हाथ कहाँ पे, पैर कहाँ पे, उसके बारे में पता करने का जो सेंसेशन होता है उसको प्रोप्रियोसेप्शंस बोलते हैं। और प्रोप्रियोसेप्शंस और जो 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन स्टेरोग्नोसिस होती है, ये तीनों चीजें सेरेब्रल पाल्सी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और यह तीनों जो सेंसरी डेफिसिट होती हैं यदि हैं तो अफेक्टेड एक्सट्रीमिटीज जो होती है बहुत मुश्किल हो जाता है उसके लिए काम करने के लिए, जब तक इसको मजबूत ना किया जाए। सेंसरी एग्जामिनेशन करने के बाद हम कैसे समझेंगे कि बच्चे का हाथ में जो सेंसेशन है वो सेटिस्फैक्टरी है, संतोषजनक माना जाएगा कि नहीं। एक बच्चा कम से कम 5 में से 3 चीजों को और हथेली पे बनी हुई बड़ी आकृतियों को पहचान लेता है। 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशंस 5 से 10 मिलीमीटर से ज्यादा नहीं होता है, माने 5 से 10 मिलीमीटर के डिस्टेंस के बीच में 2 पॉइंट को पहचानता है तो एक अच्छी संवेदना मानी जाएगी और उसमें रिकवरी और अच्छे प्रोग्रेस होने के चांसेस ज्यादा अच्छे रहते हैं। अब सेंसरी एग्जामिनेशन के बाद में जो महत्वपूर्ण होता है सेरेब्रल पाल्सी बच्चों के में आई टू हैंड कोऑर्डिनेशंस, मतलब किसी चीज को देखते हुए और हाथों को कैसे कोऑर्डिनेट करता है, आंखों के द्वारा हाथ की गति को नियंत्रित करने की क्षमता को बोलते हैं। इसके देखने में समस्या से प्रभावित इस तरह बच्चे शरीर की क्रियाकलापों के समन्वय में कठिनाई महसूस करते हैं। आई टू हैंड कोऑर्डिनेशन बच्चे में नहीं है तो कोई भी रिकवरी पाना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम लोग जब भी थेरेपी या एक्टिविटीज के बच्चों को बताते हैं वो होता है कि हमें बच्चे को बोल के, बच्चे को दिखा करके एक्टिविटीज को कराना जरूरी होता है। अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे मोटर एग्जामिनेशन के बारे में। इसमें पहला होता है ग्लोबल मोटर कंट्रोल, मतलब जनरलाइज मोटर कंट्रोल कैसा है, वो बच्चे के हाथ को बोलेंगे कि उसके हाथ को सर पे रखे फिर घुटने पे लेकर के जाए, तो उससे पता लग जाएगा कि उसका स्पीड कैसा है और सर पे कहाँ पे रखता है, मिड पॉइंट पे रखता है कि इधर उधर रखता है, हाथ बाहर भाग जाता है, घुटने पे कहाँ रखता है, तो इससे ग्लोबल मोटर कंट्रोल उसका बच्चे का पता चलता है। अब मांसपेशियों की ताकत के बारे में पता करते हैं और उसमें अक्रियाशील या कमजोर मांसपेशियां उसकी पहचान करते हैं। उसकी पहचान करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है बच्चे को काम करने के लिए बोलते हैं। जो मांसपेशियों में फड़कन होती है, जो टाइटनेस आती है, उसको देखने से हमें पता चल जाता है। और इसका प्रॉपर स्केल होता है ग्रेड 0 से ग्रेड 5। ग्रेड 5 का नॉर्मल होता है, पूरी अगेंस्ट ग्रेविटी हम पूरा वो बच्चा अपना काम कर लेता है। 0 मतलब कोई भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है। अब ताकत पता करने के बाद उस बच्चे का हम स्पासिलिटी देखते हैं कि कितनी है। उसका स्केल होता है आसवर्थ स्केल होता है, 0 से 4 तक होता है। 0 का मतलब कोई मसल टोन में इंक्रीज नहीं है और 4 का मतलब एकदम रिजिड हो रखा है फ्लेक्शन या एक्सटेंशन में। इसको चेक करने के लिए जब हम बच्चे को गति कराते हैं तो मांसपेशियों के जो असमान संकुचन होते हैं उनको देखते हैं। उसमें पता लग जाता है कि कितना टाइटपन मांसपेशियों में है, उससे थोड़ा सा रफ आइडिया हमको पता चल जाता है। अब ये होता है कि मसल जो स्पासिलिटी है और कॉन्ट्रैक्चर या डिफॉर्मिटी जो मसल शॉर्टनिंग फिक्स हो गई है उसके बारे में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। जो स्पासिलिटी है यदि उसको हम रेस्टोरेंट लगाते हैं तो उसकी स्पासिलिटी को दूर किया जा सकता है। यदि बच्चा आराम कर रहा है, रिलैक्सेशन पोजीशन में है, पूरी तरह से गायब हो जाता है। लेकिन जिन बच्चों की मसल सख्त है, बहुत ज़्यादा छोटी हो गई है, जॉइंट डिफॉर्मिटीज हो गई है, वो मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, उनको डिफॉर्मिटी को करेक्ट नहीं किया जा सकता है। अब हमें ये देखना है कि उस बच्चे में
कितना मूवमेंट है जोड़ों के अंदर, एक्टिव रेंज मूवमेंट कितना है, पैसिव रेंज मूवमेंट कितना है, तो उसमें हर जोड़ों में देखते हैं। कंधे की मांसपेशियों में देखेंगे, कोहनी की मांसपेशियों में देखेंगे, रिस्ट में देखेंगे, फिंगर्स पे देखते हैं, थंब में देखते हैं, और इनको हम नोट करते हैं कि बच्चा खुद एक्टिवली कितना कर लेता है और हम करा के कितना मूवमेंट दे देते हैं। जो खुद कर लेता है एक्टिव होता है, जो हमको करके देना होता है वो पैसिव मूवमेंट्स होता है। अब आगे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है फाइन मोटर एक्टिविटीज। फाइन मतलब जो सूक्ष्म क्रियाएं होती हैं, छोटे सामान को पकड़ना, पेंसिल को पकड़ना, लिखना, दाने को अलग करना, ग्रिप को देखना, तो जैसे चुटकी से पकड़ना, हथेली से पकड़ना और पकड़ने की जांच, पकड़, इस सब चीजों के बारे में जो पता करते हैं, जिसमें हमें लेटरल पिंच, पल्प पिंच, तमाम चीजें होती है, उसके बारे में अभी हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं पावर ग्रिप क्या होता है। सामने आप फोटोग्राफ्स में देखेंगे तो केवल एक जो इस लोडेड स्प्रिंग्स होता है उसको दबाते हैं तो कितना पावर इस्तेमाल कर पाता है, उसका ग्रिप कितना स्ट्रांग है उसको चेक करते हैं। दूसरा सिलिंड्रिकल ग्रिप्स होता है। सिलिंडर की ऑब्जेक्ट में मतलब राउंड शेप का कोई भी, जैसे बांस है, स्केल है, उसको लेकर के हाथ में पकड़ते हैं तो उसके स्ट्रेंथ को हम चेक करते हैं कि कितना उसमें स्ट्रेंथ है। तीसरी होती है स्फेरिकल ग्रिप्स होता है, जस्ट लाइक ए बॉल को हम पकड़ना है, जो सामने आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। हुक ग्रिप होता है, हाथों की उंगलियों से कोई सामान कैसे उठा पाते हैं, इनके बारे में बताते हैं कि हुक ग्रिप कितना अच्छा होता है। फिर लैटरल ग्रैस्प होता है, साइड से पकड़ना, साइड से पकड़ना, पेंसिल पकड़ना है, उसका कितना स्ट्रांग होता है, उसके बारे में। तो ये सब जो ग्रिप्स होती हैं, ग्रैस्प होता है, इसके बारे में पता करते हैं, इसकी ताकत के बारे में देख सकते हैं कितना स्ट्रांग है, कितना अच्छे ढंग से कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। अब आती है कि कितना प्रिसाइज होता है। तो प्रिसीजन पावर ग्रिप से अलग होता है, ये फाइन मोटर कंट्रोल्स होता है, और जो सेंसेशन होता है, संवेदी सूचकांक होते हैं, उस पर डिपेंड करता है। पैड टू पैड होता है, पैड टू पैड ये होता है, मतलब पैड पूरे इसके दोनों के बीच में जो होती है इसको पैड टू पैड कहते हैं, ये होता है। दूसरा टिप टू टिप होता है, टिप टू टिप होता है, या जो सुई लेते हैं, सुई के बीच हाथों में लेके कितना स्ट्रांग कर पाता है वो। पैड टू साइड होता है, ये होता है पैड टू साइड, मतलब फिंगर के साइड से और पैड से इसको पकड़ते हैं, पैड टू साइड होता है। ये सब चीजें क्या होती है, सब चेक करने से आपको बच्चे के बारे में आइडिया हो जाता है और इसकी प्रैक्टिस कराने से धीरे धीरे इंप्रूव भी करता है। अब आगे बात करते हैं ग्रास्प और रिलीज फिनोमेना। माने कुछ बच्चों में क्या होता है कि सामान तो पकड़ लेते हैं, आपको हाथ को तो पकड़ लेते हैं, छोड़ नहीं पाते हैं, या पकड़ नहीं पाते हैं, छूट जाता है, दोनों चीजें होती हैं। कैसे होगा, यार इनका हाथ ऐसे झुका हुआ है, रिस्ट पे फ्लेक्शन है, तो ग्रास्प नहीं हो पाएगा, रिलीज हो जाएगा, और ऊपर करने पर भी वो रिलीज नहीं कर पाता, मतलब ये फिंगर की एक्सटेंशन वीक है। तो दोनों चीजें डिफरेंस करना जरूरी होता है कि किसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। इसके डिफरेंट साइड से के ब्लॉक्स को निकलवाते हैं, इसको बॉक्स एंड ब्लॉक टेस्ट बोलते हैं। अब आगे जो बात करने जा रहे हो सेलेक्टिव मोटर कंट्रोल का होता है। ये होता क्या है, किसी भी गतिविधियों को करने के लिए स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ मसल में जब हम काम करने के लिए बोलते हैं, या तो बच्चा वो कर लेता है स्वैच्छिक गति या आसन की जरूरतों के हिसाब से चयनित पैटर्न में मांसपेशियों की सक्रियता को अलग करने की क्षमता को सेलेक्टिव मोटर कंट्रोल बोलते हैं। मतलब स्पेसिफिक वर्क को परफॉर्म करने की जो क्षमता होती है सेलेक्टिव मोटर कंट्रोल होता है। जब बच्चों में ये क्षमता नहीं होती है तो उस बच्चे के उस हाथ में या उस पैर में वो दूसरे जोड़ों को इफेक्ट करता है। जब उसको कॉन्ट्रैक्शन करेगा तब जाकर के कुछ गति कर पाएगा, वो सिलेक्टिव कंट्रोल मतलब पुअर होता है। चयनात्मक स्वैच्छिक मोटर नियंत्रण जो होता है जोड़ों के विशेष और पृथक गति के प्रदर्शन को नियंत्रित करता है, और ये जब काम करते हैं तभी वो लक्षित होता है। इस नियंत्रण ना होने से उस अंग में उपस्थित दूसरी मांसपेशियां भी कार्य करने लगती हैं, जिसकी वजह से फाइन मोटर एक्टिविटीज नहीं हो पाती हैं। और ये नियंत्रण गतिविधियों में कुशल संचालन और चलने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसका स्केल होता है नॉर्मल, मतलब आइसोलेटेड स्केल, जो सिलेक्टिव मोटर कंट्रोल में काम कर पा रहा है। इम्पेड मतलब थोड़ा सा कर पाता है 50-50%, अदरवाइज नहीं कर पाता है। और अनेबल का मतलब कर ही नहीं पाता है, वो दूसरे जॉइंट्स काम करने लेते हैं लेकिन वो एक्टिविटीज उसके सेलेक्ट नहीं कर पाता है, ये चीज होता है।
अब इसके अलावा जो डिस्टोनिया होती है हाथों में, वो हाथों के कामों को बहुत प्रभावित करता है। डिस्टोनिया हाथों की जो फंक्शनल डिसेबिलिटी होती है ज़्यादा कॉमन होती है। इसका स्केल होता है 0 to 4 होता है। किस जॉइंट पे ये चेक करने की ज़रूरत पड़ती है, तो इससे उसके इफेक्ट भी होते हैं। अब आगे बात करते हैं मैनुअल एबिलिटी क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसके GMFCS होता है। ये भी न्यूरोलॉजिकल स्टेटस सेरेब्रल पाल्सी बच्चों का होता है। जन्म के समय हाथों की कैपेबिलिटी होती है। लेवल 1 का मतलब वो किसी भी सामान को आसानी से कैच कर पाता है, काम कर पाता है। लेकिन लेवल 5 का मतलब कुछ नहीं कर पाता है। और लेवल 3 का मतलब होता है डिफिकल्टी से करता है, हर वक्त उसको मॉडिफाई या उसकी हल्की करने की जरूरत पड़ती है। और जो सबसे ज्यादा अभी इंपॉर्टेंट बात हम करने जा रहे हैं वो हैंड क्लासिफिकेशन सिस्टम होता है। वो होता है उसमें 0 से लेकर के 8 तक होता है। वो सामने आप स्क्रीन पे देखेंगे, उसमें हर ग्रेडिंग दी हुई है। राइट लेफ्ट हाथ में कैसे क्या करता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग मेजर करते हैं। तो जब इतनी चीजें हमने देख लिया सिंगल हैंड पे, तो हम देखते हैं कि दोनों हाथों से क्या हमें चेकअप करने की जरूरत है। सबसे पहले जरूरत है स्पर्श दबाव की पहचान करना, स्टेरोग्नोसिस, प्रोप्रियोसेप्शन, उसका ग्रिप का स्ट्रेंथ कैसा है, ग्रॉस मैनुअल मतलब हाथों की निपुणता, किसी चीज को पकड़ने में पहचानने में कैसी निपुणता है, और उंगलियों की जो सूक्ष्म गतिविधियां हैं उनके बारे में हम लोग चेक करते हैं। और उससे फिर बाय मैनुअल कोऑर्डिनेशन दोनों हाथों का कैसे होता है वो देखते हैं। और लास्ट में मैं यही बताना चाहूंगा कि एक है श्रीनगर हॉस्पिटल अपर एक्सट्रीमिटी इवैल्यूएशन है, जो कि वीडियो एनालिसिस करके किया जाता है। ये ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या फिजियोथेरेपिस्ट दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। तमाम चीजें मेजरमेंट किया जाता है। ये स्पेसिफिक मेजरमेंट्स होता है। इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। वैलेट है, पेपर है, बीट्स हैं, स्टिप कार्ड्स हैं, धागा, शू, सॉक्स, ये सब चीजें हैं। उनकी लिस्ट आपके सामने स्क्रीन पे दिखेगी। और उसमें एक्टिविटीज होती है, 16 एक्टिविटीज कराते हैं। पर्स से पैसे को निकालना, पेपर को फोल्ड करना, पेपर को फाड़ना, जो धागे को बीट्स में डालना, बॉटल कैप है उसको खोलना, और किसी भी सामान को हाथ से मुंह पे लेके जाना, पैसा लेना, जो जूते हैं जूते पे टाई करना, और प्लेडो होता है उसको तोड़ना, कट करना, कान को पकड़ना, बॉल पे स्टिकर लगाना, पैसा रिसीव करना, ये सब चीजें होती हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद, इस 16 वीडियो यदि हम सही ढंग से निगरानी करते हैं तो बच्चों की बहुत सारी समस्याओं के बारे में हम लोग पता कर लेते हैं कि क्या क्या होता है। तो ये हमारा हैंड जो प्रॉब्लम्स होती हैं सेरेब्रल पाल्सी बच्चों में, कंप्लीट असेसमेंट होता है। ये पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट के द्वारा किया जाता है। हाथों की गतिविधियों की गुणवत्ता जो होती स्वतंत्र जीवन की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है। चिकित्सा शुरू करने से पहले हाथ के कार्य का पूर्ण मूल्यांकन होना बहुत जरूरी है। इस मूल्यांकन में संवेदी और मोटर कार्य दोनों का विस्तृत मूल्यांकन होना चाहिए। और एक अच्छी क्वालिटीज के जो वीडियोस होते हैं उनके द्वारा हाथों की गतिविधियों की पूरी जानकारी हमें मिल सकती है। और एक स्पेशलिस्ट जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या फिजियोथेरेपिस्ट, उनसे एनालिसिस कराकर फिर थेरेपी के बारे में हम लोग इस पे ध्यान देना चाहिए। और हाथों पर का फोकस हमें सेरेब्रल पाल्सी बच्चों में ज्यादा करना है। नमस्कार। सेरेब्रल पाल्सी में अधिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल त्रिशला फाउंडेशन और JJN 999 को सब्सक्राइब करें।